नमस्ते सबको। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस, या जिसको हम IMNCI बोलते हैं, उसके बारे में। IMNCI का हम अर्थ समझे तो नवजात शिशु और बाल्यकाल की बीमारियों की समेकित देखभाल। और समेकित से हम समझ सकते हैं कि नवजात शिशु और बाल्यकाल की बीमारियों की एक साथ देखभाल। जब हम नवजात शिशु और बाल्यकाल की बीमारियों की बात करते हैं तो ये समझने के लिए कि बच्चों की स्थिति कैसी है, हम एक आंकड़े को काम में लेते हैं जिसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या IMR। आपने भी सुना होगा, बहुत दफे हम IMR का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका अर्थ है कि एक वर्ष में अगर 1000 बच्चे एक क्षेत्र में जन्म लेते हैं तो उनमें से एक साल के अंदर कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और हम अलग अलग देशों की, अलग अलग प्रदेशों की IMR को हम इकट्ठे देखते हैं और इससे हम समझ सकते हैं कि कौन सी जगह पर बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर है या कहीं पर स्थिति बेहतर नहीं है और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं हम अलग अलग जगहों की IMR। तो देखिए, भारत में IMR है 32 और राजस्थान में भारत से ज्यादा है जो कि है 37। इसकी अगर हम तुलना करते हैं अमेरिका से या फिर इंग्लैंड से, जहां पर IMR 7 और 3.5 है, तो हम देख सकते हैं कि कितना फर्क है भारत राजस्थान में, जो विकसित देश हैं उनके मुकाबले में। तो क्या ये बेहतर स्वास्थ्य केवल इतने अमीर और विकसित देशों में ही संभव है? जब आप अगली पंक्ति पे जाते हैं जहां पर केरल और गोवा की IMR है जो भी 7 है, तो हम समझ सकते हैं कि यह केवल विकसित होने की या बहुत अमीर होने की बात नहीं है, पर अगर प्रयत्न सही हो तो भी IMR बहुत कम की जा सकती है। ये तो बिल्कुल साफ है कि राजस्थान में शिशु मृत्यु दर, बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा है और ये भी सही है कि इनमें से 90% से अधिक मृत्यु को हम रोक सकते हैं। लगभग 10 वर्ष पहले एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी पूरे भारत में, जिसका नाम दिया गया था मिलियन डेथ स्टडी। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। तो भारत में लगभग 10 लाख बच्चे हैं हर वर्ष जिनकी मृत्यु होती है। तो इनके कारणों को समझा गया और ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट मुख्य कारण बता रहा है 5 वर्ष से छोटे बच्चे की मृत्यु के। तो इसमें ये बात समझ आती है कि 5 मुख्य कारण हैं जिनमें से आधी से अधिक मृत्यु होती हैं 5 साल से छोटे बच्चों की उम्र में। एक तो आप देखते हैं कि लगभग 45% मृत्यु है नवजात शिशु के समय के दौरान और बाकी मृत्यु होती हैं 1 महीने से लेकर के 5 वर्ष तक की उम्र तक। जो नवजात मृत्यु है इसमें 3 मुख्य कारण हैं। एक है प्रीमेच्योरिटी या लो बर्थ वेट, यानी कि जन्म के समय वजन 2.5 kg से कम होना। उसमें जो और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो ऐसी मृत्यु प्रीमेच्योरिटी या लो बर्थ वेट के कारण है। अन्य बड़ा कारण है नवजात शिशु में संक्रमण या इन्फेक्शन, और एक कारण है, मुख्य कारण, बर्थ एस्फिक्सिया या जन्म के समय में चोट पहुंचना। 1 महीने के बाद जो मुख्य कारण मृत्यु के हैं उनमें निमोनिया और डायरिया, ये बहुत इन कारणों से बहुत मृत्यु है। इसके अलावा अन्य इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जिसमें कि मलेरिया और मीजल्स संक्रमण है, और इसके अलावा अन्य कारण हैं जिसमें कि कोई जन्मजात विकृति या कुछ अन्य कारण हो सकते हैं। एक और आंकड़ा जो इसमें नहीं दिख रहा है वो ये है कि आधी से अधिक मृत्यु में कुपोषण कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। तो अब हम बात करते हैं कि बच्चों में मृत्यु को रोकने के लिए
किस तरह से काम किया जाना चाहिए। बहुत समय पहले से कई प्रयास हुए जो कि एक बीमारी पर आधारित थे। जैसे टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसका पूरा ध्येय था टीकाकरण को बढ़ावा देने पर। एक अन्य कार्यक्रम शुरू हुआ जो कि दस्त रोग में मृत्यु की रोकथाम और गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए था, और जिसका ज्यादा ध्यान था ओरल रिहाइड्रेशन पर या ORS के इस्तेमाल पर। निमोनिया के लिए भी एक अलग कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसका मुख्य ध्येय था कि कैसे निमोनिया की पहचान हो और जिन बच्चों को निमोनिया है उनको जल्दी से एंटीबायोटिक शुरू की जाए। और इसी तरह बच्चों के पोषण के लिए कई कार्यक्रम किए गए। इनमें से एक है जिसको IYCF कहा जाता है, और भी कार्यक्रम है। लेकिन समय के साथ ये बात और समझ आती गई कि और बेहतर परिणाम लाने के लिए हमें एक समेकित देखभाल की आवश्यकता है, या फिर एक इंटीग्रेटेड, जो सिर्फ एक बीमारी पर आधारित नहीं है बल्कि कई बीमारियों पर नजर रखती है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम बच्चों के देखभाल के बारे में बात करते हैं तो हमें बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को पूरी तरह से देखने की जरूरत है, और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक बीमारी पर ध्यान रखें। और ये भी बात सही है कि कई बच्चे जब इलाज के लिए भी आते हैं तो भी उनमें से एक से अधिक बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं। आप भी जब बच्चों को देखते हैं, आपने ये चीज भी नोट करी होगी कि कई बार माँ तो ये बोलती हैं कि बच्चे को दस्त है, लेकिन जब आप चेक करते हैं, आप देखते हैं तो बच्चे की सांस भी तेज चल रही होती है। फिर माँ से पूछते हैं खांसी है क्या बच्चे को, माँ बोलती है हाँ। तो ऐसे में ये हो सकता है बच्चे को दस्त भी है और साथ ही निमोनिया भी है। जब आप पोषण का स्तर देखेंगे, हो सकता है बच्चा कुपोषित भी मिले। तो ये स्थिति कई बार होती है कि एक नहीं, एक से अधिक बीमारी होती है बच्चे में, जिसके लिए बच्चे के माता पिता उसको आपके पास लेके आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि IMNCI की क्यों हमें जरूरत है और इसमें शामिल क्या है। तो IMNCI में शामिल है जो सामान्य बीमारियां पाई जाती हैं, कॉमनली जो हम देखते हैं बच्चों में, उन सब के वो इसमें शामिल हैं, और उनकी पहचान, उनका इलाज इसमें शामिल है। और ये हैं जैसे निमोनिया, दस्त रोग, मलेरिया, कुपोषण, नवजात शिशु की बीमारियां। तो ये सब बीमारियां IMNCI में शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें बच्चे के पोषण के स्तर पर भी ध्यान है। पोषण का स्तर समझना, बच्चे के माता पिता को समझाना, वो भी इसका एक हिस्सा है। बच्चे का टीकाकरण हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पर भी IMNCI में जांच की जाती है। और बच्चे में बीमारी की रोकथाम के लिए और स्वास्थ्य में सुधार के लिए जो अन्य पहलू हैं वो भी शामिल हैं। ये अन्य पहलू में उदाहरण के तौर पर जब बच्चे की माँ उसको लेकर के आती है, पूरा उनको बताने के बाद में ये भी डॉक्टर या नर्स को समझाने की आवश्यकता है कि माँ किन चीजों के लिए अलर्ट रहे। अगर बच्चे को घर जाने के बाद कोई भी और परेशानी होती है तो वो किस तरह से ये समझे कि बच्चे को दोबारा इलाज के लिए लेकर के आना है। और IMNCI के जो उद्देश्य हैं वो हैं बच्चों में मृत्यु कम करना, बच्चों में बीमारियां एवं विकलांगता को भी कम करना, और उनकी गंभीरता को कम करना, और बच्चों की बेहतर वृद्धि और विकास में योगदान करना। तो इसमें क्या क्या शामिल है, थोड़ा हमने इस बारे में पहले भी बात करी। बचपन की अधिक पाई जाने वाली समस्याएं जो मृत्यु के मुख्य कारण हैं, वो सब इसमें शामिल हैं, और कैसे उन सब की को जोड़ते हुए बच्चे की देखभाल हो, ये इसका एक बड़ा हिस्सा है। ये जो बीमारियां हैं, कैसे इन बीमारियों से बचाव हो, कैसे इन बीमारियों का इलाज हो, ये दोनों IMNCI में शामिल हैं। और IMNCI
स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे कि पीएचसी, सब सेंटर, अमृत क्लिनिक और बड़े हॉस्पिटल भी ऐसी जगहों पर देखभाल और बेहतर हो, और साथ ही साथ कैसे बच्चे के घर पर भी उसकी देखभाल और मजबूत हो, ये दोनों शामिल हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी और घर दोनों पर कैसे और बेहतर देखभाल हो सके बच्चे की, ये IMNCI इन दोनों को जोड़ता है। तो IMNCI में मुख्य रूप से इसके सिद्धांत या इसके प्रिंसिपल क्या है? इसकी पहली बात तो ये कि बच्चे को सबसे पहले एक गंभीर बीमारी या उसमें कोई ऐसी गंभीर स्थिति तो नहीं है, उसके लिए जांच की जानी चाहिए, जिससे अगर कोई गंभीर स्थिति है तो उसको तुरंत इलाज मिल सके बिना बिल्कुल भी समय गंवाए। इसी के लिए जो बच्चे 2 महीने से छोटे हैं उन सभी बच्चों की सबसे पहले जांच की जाती है संभावित गंभीर जीवाणु संक्रमण, या जिसको हम बोलते हैं पॉसिबल सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या PSBI। तो सबसे पहले PSBI के लिए जांच की जाती है। और इसी तरह बड़े बच्चे हैं 2 महीने से लेके 5 साल तक के, उन सब बच्चों की जांच की जाती है जनरल डेंजर साइंस के लिए। और अगर इनमें से कोई भी एक लक्षण है तो हमें तुरंत समझ में आ जाए कि बच्चे को एकदम इलाज शुरू किया जाना है बिना समय वेस्ट किए। इसके अलावा सब बच्चों को देखा जाना है प्रमुख लक्षणों के लिए, उनके पोषण की स्थिति के लिए और टीकाकरण के लिए। उनमें कोई उनके खान पीन से संबंधी समस्या तो नहीं है, इसके लिए भी हर बच्चे को देखा जाना है। और अगर इनके ये तो समस्या नहीं है पर कोई और समस्या है तो उसके लिए भी बच्चे को चेक किया जाना है। IMNCI में केवल चुने हुए साइंस का उपयोग किया जाता है, और ये जो साइन है जो कि हमें बच्चे में पाए जा रहे हैं, ये वो साइन है जिन पर खूब अध्ययन किया गया है और ये पाया गया है कि ये बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही रिलायबल है। उदाहरण के तौर पर पहले आपने भी हो सकता है पढ़ा हो कि 10 अगर किसी बच्चे को हैं तो डिहाइड्रेशन को जानने के लिए आप ये देखो कि बच्चे का मुंह तो नहीं सूख रहा है, बच्चे की आंख तो नहीं सूख रही, बच्चा यूरिन कितना पास कर रहा है। तो बहुत सी ऐसे अलग अलग साइन हैं जो हमारे मन में रहते हैं, लेकिन IMNCI ने इन सब साइन में से जो 4 सबसे इफेक्टिव या सबसे ताकतवर साइन है उनको IMNCI में शामिल किया गया है, जो है कि बच्चे को प्यास कैसी लग रही है, बच्चा सुस्त या चिड़चिड़ा तो नहीं है, उसकी आंखें तो नहीं धसी, और उसकी चमड़ी की चुटकी धीरे जाती है कि तुरंत चली जाती है या बहुत धीरे वापस जाती है। तो इसी तरह अन्य बीमारियों में भी जो साइन है वो हैं जो कि बहुत अच्छे से आपको बता सकते हैं कि बच्चे में वो समस्या है कि नहीं और वो समस्या कितना गंभीर है। तो ये जो साइन है अलग अलग स्थिति के लिए, इन साइन को देख करके समझ करके डॉक्टर और नर्स बच्चे के वर्गीकरण पर पहुंचते हैं, न कि डायग्नोसिस पर। कुछ उदाहरण हैं जैसे कि आप बच्चे को आप चेक करते हैं तो आप ये नहीं बोलते कि इसको एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रही है। तो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस हो जाती है, और जब हम सुनते हैं एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस तो हो सकता है वायरल हो सकता है बैक्टीरियल हो, पर यहाँ हम उस दिशा में नहीं जा रहे। देख करके आप ये बोल सकते हैं कि बच्चे को दस्त और गंभीर निर्जलीकरण है, ये सीवियर डिहाइड्रेशन, जो कि तुरंत आपको बताता है कि आपको आगे क्या करना है। इसी तरह आप डायग्नोसिस, एक अन्य डायग्नोसिस आप करेंगे निमोनिया, लेकिन इस तरह की डायग्नोसिस नहीं है कि ये बैक्टीरियल निमोनिया है या ये वायरल निमोनिया है, पर आपको पता है कि निमोनिया है और उसमें क्या किया जाना है वो इसकी अगली स्टेप है। तो जो साइंस है उन साइंस को देख करके अगली स्टेप में आप करते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन,
और इससे आपको पता चलता है कि बीमारी की गंभीरता कितनी है। तो जो वर्गीकरण है, ये इसमें अलग अलग कलर इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने भी IMNCI की जो मॉड्यूल है वो देखा होगा, आपने देखा होगा उसमें 3 कलर्स हैं। तो जो श्रेणी में गुलाबी रंग में आती है, उसका अर्थ है कि बच्चा एक गंभीर स्थिति में है और इसको तुरंत उपचार शुरू किया जाना है और जरूरत हो तो इसको अस्पताल रेफर भी करना है। अगर बच्चे के साइंस ऐसे हैं कि वो उसकी जो कंडीशन है वो पीले रंग में आती है, तो इसको हम मॉडरेट बोलते हैं। मॉडरेट इस स्थिति में बच्चे का इलाज अमृत से, PHC से किया जा सकता है, लेकिन ये तय है कि इसको खास इलाज है जो कि मिलना चाहिए। जो बच्चा का वर्गीकरण हरे कलर में है, उसको हम बोलते हैं एक माइल्ड स्थिति, और इस स्थिति में अधिकतर बच्चे को घरेलू उपचार की जरूरत है। एक और बात IMNCI के विषय में कि ये बीमार बच्चों में पाए जाने वाले अधिकतर कारणों को तो वो इसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन सारे कारण इसमें नहीं आते। और इसीलिए आप देखते हैं कि IMNCI की जो केस शीट्स हैं उसमें भी एक अलग सेक्शन है जिसमें कि अन्य समस्याएं आप लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को का कान बह रहा है, तो वो स्थिति पूरे IMNCI का जो चार्ट है उसमें भले ही नहीं आती हो, पर आपके पास एक स्थान है जहां पर कि आप उसको भी, उसके बारे में आप और लिख सकते हैं। इसी तरह अगर कोई छोटा बच्चा है, जन्म के तुरंत बाद मान लीजिए आता है, जिसके पीठ पर फोड़ा है, जो कि एक कंजेनेटल मेलफॉर्मेशन या जन्मजात विकृति है, वो भी IMNCI में के जो मुख्य इसमें वर्गीकरण है उसमें नहीं आती है, लेकिन उसके बारे में आप मुख्य वर्गीकरण के बाद में उसके लिए आपके पास जगह है और आप उसके बारे में भी अच्छे से समझ करके उसको आप आगे लिख सकते हैं। और IMNCI का एक बड़ा हिस्सा है घरेलू देखभाल के बारे में। माता पिता या और देखभाल करने वाला कोई और भी है, मान लीजिए बच्चे की दादी है, बच्चे की नाना है, कोई है, तो उनकी भी काउंसलिंग करना बहुत एक इसका बड़ा हिस्सा है, जिससे बच्चे की घरेलू देखभाल अच्छे से हो सके। तो जब कोई बीमार बच्चा आपके पास आ रहा है, तो उस बच्चे को का कैसे आप चेकअप करें, उस बच्चे के माता पिता से कैसे आप जानकारी लें, तो इसके चरण हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कि केस प्रबंधन के चरण। इसकी शुरुआत जो है या पहली स्टेप है वो बच्चे के आकलन से है, जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट। असेसमेंट में शामिल है बच्चे की बीमारी के बारे में हिस्ट्री लेना, जो भी उसके साथ है, उसके माता है, पिता है, तो उनसे हिस्ट्री लेना और बच्चे का चेकअप करना, फिजिकल एग्जामिनेशन। तो जब आपने बच्चे को आकलन कर लिया है, उसका चेकअप भी कर लिया है, तो आपको अब पता चल गया कि क्या समस्या है। नेक्स्ट स्टेप है कि आप बच्चे की बीमारी को वर्गीकृत करें। आप ये तय करें कि बच्चे को गंभीर समस्या है या बच्चे को मॉडरेट कंडीशन है या बच्चे को सामान्य कंडीशन है। और वर्गीकृत करके ही नेक्स्ट स्टेप है कि आप पहचान करें कि इसको क्या इलाज दिया जाना है। इलाज वर्गीकरण पर ही निर्भर है। आपको अब पता चल गया कि बच्चे को क्या इलाज दिया जाना है, तो नेक्स्ट स्टेप आप बच्चे को इलाज दें। तो आप जो भी दवाई है वो आप दें और बच्चे की माँ को भी बताएं कि क्या क्या बच्चे को इलाज देना है, किस तरह से उसको दवाई देनी है। इसके बाद माँ की काउंसलिंग करें। काउंसलिंग में बच्चे की देखभाल शामिल है, बच्चे का खान पान शामिल है, कब चाहते हैं कि बच्चा दोबारा आपके पास लाया जाए, तो आप इन पूरी बातों पर माँ को काउंसिल करें। और इसके बाद जब माँ दोबारा भी आती है तो आप उसको
फॉलो अप में और समझाएं। और इसमें शामिल है खान पान, टीकाकरण, आप बच्चे की माँ को परिवार नियोजन के बारे में बताएं, तो इन सब के बारे में भी आप उनको काउंसिल करें। तो ये चरण है। और आप किसी भी बीमार बच्चे को, चाहे वो 7 दिन का है, चाहे वो 4 साल का है, अगर आप देख रहे हैं तो आप इसी क्रम में आप असेस करें, मैनेज करें, तो आप बहुत अच्छे से बच्चे को पूरा केयर दे पाएंगे। आप जानते हैं कि IMNCI की 2 श्रेणियां हैं। एक है जो कि हम बोलते हैं यंग इन्फेंट, जो कि 2 महीने तक के बच्चे के लिए है, जन्म से लेके 2 महीने तक। और दूसरा बड़ा बच्चा, 2 महीने से लेके 5 साल तक की उम्र तक। और एक और बात ध्यान रखने की, जब भी माँ अपने बच्चे को लेकर के आए तो माँ से का अभिवादन करना ना, माँ को नमस्ते जो आप लोग करते होंगे ना, माँ से बच्चे की समस्या के बारे में पूछें और जो भी वो कहती हैं उसे ध्यान से सुने। और आप ऐसे शब्दों को काम में लें जो कि माँ के समझ में आते हैं। अगर आप डायरिया बोलेंगे तो शायद माँ नहीं समझेगी, लेकिन दस्त रोग माँ जरूर समझेगी। ORS हो सकता है माँ नहीं समझे, लेकिन दस्त में पीने वाला घोल वो माँ समझ जाएगी। तो वो शब्द काम में लें जो माँ अच्छे से समझ सके। और माँ को ये भी समय दें कि वो सवाल पूछ सके और उनको आप बताएं। और आपको लगे कि माँ को अभी भी पूरी बात समझ में नहीं आई है, तो आप भी अपनी तरफ से सवाल पूछें, जिससे कि आपको भी श्योर हो कि आपने जो जो बातें माँ को बताई हैं वो माँ अच्छे से समझ गई है। तो चलिए अब हम थोड़ा अभ्यास करते हैं कि कैसे IMNCI को हम काम में लें अपने काम में। और इसमें जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो है एक नवजात शिशु के आकलन के ऊपर। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आप सबके पास IMNCI की जो मॉड्यूल है, ये उसका ही शायद पहला पन्ना है। तो हमने जो पहले हम एक बार फिर से पीछे जाते हैं इस वाली स्लाइड पे। तो हमने जैसे देखा कि सबसे पहले नवजात शिशु या बच्चे का आकलन करें। तो आप बाईं ओर देखें आकलन, जो एक ब्लू बॉक्स है। तो इसकी बच्चा आपके पास आया है ना, आपने माँ से बात करी, माँ का नाम, बच्चे का नाम पूछा। फिर हम जो आकलन कर रहे हैं इसमें आप पूछेंगे भी और साथ ही आप देखेंगे भी, सुनेंगे और चेक भी करेंगे। ये आपके ये सारे जो लक्षण हैं, साइंस हैं जो कि आपको देखने हैं, सुनने हैं, ये इसमें दिए हुए हैं। तो आपने जाना है इनके बारे में, शिशु को दौरे पड़े हैं, ये आप पूछेंगे। फिर आपने चेक किया, उसकी सांस की दर गिनी, आपने देखा कि बच्चा करा तो नहीं रहा है। और इसी प्रकार आपने इन सभी ये जो इसमें साइंस हैं इनके लिए आपने बच्चे को चेक किया। इसके बाद आपने जब देखा, बच्चे को चेक किया, तो आपने पाया कि बच्चे की सांस तेज चल रही है। बच्चे की सांस की दर मान लीजिए 72 है, तो आपने देखा कि इसकी तो सांस तेज चल रही है और बच्चा सुस्त या बेहोश है। जब आपको ये बच्चे में साइंस पाए गए, तो इससे आपने फिर जो बच्चे का वर्गीकरण किया, तो वर्गीकरण उसका बनता है संभावित गंभीर जीवाणु संक्रमण या PSBI। तो आप देखिए कि कैसे आपने असेस करके, माँ से पूछ के, बच्चे को चेक करके, आपने बच्चे में साइंस आपने नोट किए और आपने उसकी बीमारी का वर्गीकरण किया। अब वर्गीकरण आपका हो गया है, तो नेक्स्ट स्टेप इज कि आप देखें कि उसको क्या उपचार दिया जाना है। और उपचार भी आपके चार्ट में साफ दिया हुआ है। आप ब्लड शुगर चेक करें ना, ब्लड शुगर अगर 60 मिलीग्राम % से कम है तो आप 10% डेक्सट्रोज दें। आप सेफ्ट्राएक्सोन की पहली खुराक दें। अगर बच्चा फीडिंग ले पा रहा है तो आप उसको फीडिंग जारी रखें।
बच्चे को गर्म रखें और अपने डॉक्टर से बात करें। तो इसी प्रकार कोई दूसरा बच्चा है या एक बड़ा भी बच्चा है, तो आपको क्रम आपका यही रहे कि सबसे पहले आकलन, बच्चे में साइंस की पहचान करें, वर्गीकरण करें, उपचार पहचानें, और इसके बाद आता है कि उपचार दें और माँ को काउंसिल करें। माँ को परामर्श, यही आपकी जो किताब है उसमें भी आगे दिया हुआ है। अगर कोई बच्चा है जिसको आप घर पर आप दवा दे रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हैं जो माँ को सिखाई जानी है, वो आप सब है, आप पढ़ सकते हैं कि कितनी दवाई दी जानी है, क्यों आप दवाई दे रहे हैं, क्या मात्रा है जो कि उसको देनी है, और एक खुराक अपने सामने बच्चे को दें। तो हर बीमारी में आप ये क्रम का ध्यान रखेंगे तो बच्चे की बहुत बेहतर देखभाल कर पाएंगे। तो ये तो हमने इतना बात की IMNCI के बारे में। तो जहां पर IMNCI को काम में लिया गया, वहां पर क्या बदलाव देखा गया? जैसे भारत में ही एक बहुत बड़ा अध्ययन हुआ था हरियाणा में, जहां पर कि डॉक्टर्स और नर्सेज, इवन आशा वर्कर्स को भी IMNCI सिखाया गया, और ये देखा कि क्या बदलाव आया। तो जो चीजें वहां देखी कि एक तो जो बीमारियां हुई बच्चों में, उनकी बेहतर इलाज हुआ, बेहतर प्रबंधन, बेहतर इलाज मिला, बच्चों में मृत्यु में कमी आई, और माता पिता के द्वारा भी बच्चों की देखभाल देखा गया कि बहुत बेहतर हुई। अब अमृत में और PHC में IMNCI को शुरू करने के लिए क्या क्या है जो कि आप और हम कर सकते हैं? तो आप सब नर्सेज, डॉक्टर्स, आप सब भी IMNCI प्रोटोकॉल पढ़ें, और बच्चों के आकलन के लिए IMNCI केस शीट का उपयोग करें। आपके पास 2 तरह की केस शीट है, एक तो जन्म से लेके 2 महीने तक की गुलाबी केस शीट, और 2 महीने से 5 साल तक के बच्चे की पीली वाली केस शीट। तो आप इन केस शीट का उपयोग करें, और इनको उपयोग करते हुए अन्य नर्सेज और डॉक्टर्स के साथ में अपने कौशल, अपनी स्किल्स का अभ्यास करें। तो आप सब तैयार हो IMNCI को सीखने और काम में लेने के लिए? आप सबको खूब गुड लक। आप भी IMNCI में अपनी समझ बढ़ाएं और पढ़ें, प्रैक्टिस करें, और आप खुद देखेंगे कि जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो इससे जिन बच्चों को आप देख रहे हैं कैसे उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। आप सबको बहुत बहुत गुड लक।